प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं कपिलो प्रसाद आपके अपना चैनल केटीसी क्लासेज अर्थात मैथ रीडिंग बाई कपिलोसो पर हाजिर हूँ, वही टॉप 10 लेकर जिसमें मैं 10 क्वेश्चन पर डे लाता था। ठीक है, और ये आपको चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, सब में ढेरों बहुत सारे मदद आपको पहुंचाता है, बहुत हेल्पफुल होता है नहीं। और ऐसे भी एनटीपीसी 2019, रेलवे ग्रुप डी 2019 का बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है, एसएससी का भी पूरा वैकेंसी आया हुआ है। अतः इसे आप जरूर आराम से, है ना, कांस्टेंट होकर देखें। चलिए समय बिना गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? सोचो, हमसे पूछ रहा है कि 5% के लाभ हेतु कितना में बेचना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है नहीं। अगर उपरोक्ता लाइन को छोड़ दें तो पहला है 87, दूसरा आपका ऑप्शन है 85 और तीसरा ऑप्शन आपका है 80, चौथा ऑप्शन है 84। ठीक है, देखो ऊपर में कहता था कि 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसको हटाओ। हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे पूछ रहा है कि 5% लाभ कमाने हेतु उसे कितना में बेचना चाहिए। अरे भाई, 5% लाभ के लिए 105% पर बेचना चाहिए। 105% का मतलब होता है 21/75 से मैंने 7 या 21, 21/75 से, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वह 7 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। 7 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ डी है, अतः डी मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, बस इतना सा हमको इसमें काम करना था। और अगर आपको इसको बनाने का उम्मीद रखते हैं, बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल बना भी सकते हैं। बनाना कैसे है? तो ऐसे करिएगा, 72 रुपये में बेचने पर 10% का हानि हुआ। 10% का हानि का मतलब 90% पर बेचा, मतलब 90% का वैल्यू हो गया 72 रुपया। कितना में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो? 5% का लाभ का मतलब 105% पर बेचना होगा, मतलब 72/90 गुना 105 आप कर देंगे। ठीक है, 10 9 90 9 72। ठीक है, 2 पचे या 2 पचे 10, 1 पचे 75 से 4 दूनी 1 84, है ना, 184 रुपया। ये भी आपका एक तरीका होगा, लेकिन हम इसको मौखिक बनाने का प्रयास करेंगे। मौखिक कैसे बनाएंगे? तो लास्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि 5% लाभ हेतु कितना बेचा जाए। तो 5% लाभ हेतु 105% पर बेचा जाएगा। 105 का मतलब हो गया 15/75 से 7 का मल्टीपल हो जाएगा। 7 का मल्टीपल ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ डी है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, यहां पे गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ये बोलता है कि ए ने 10% के लाभ पर बी के हाथे अपना सामान बेच दिया और बी ने 5% के लाभ पर सी को बेच दिया। सी इस वस्तु को लिए 462 रुपया चुकाता है, तो ए का क्रय मूल्य क्या है? कुछ नहीं, ए का क्रय मूल्य निकालना है। क्या करोगे? उल्टा गुना कर दोगे। उल्टा गुना कैसे करोगे? तो 462 गुना 10% मतलब 11/10 का उल्टा 10/11। 5% का मतलब 1/20 मतलब 21/20 का उल्टा 20/21, है ना। गुना कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 4 बार में जाएगा। 11 दूनी 22, 1 दूनी 42, 2 दूनी 400 रुपया आपका आंसर होगा। देख लोगे 400 रुपया कौन में है? तो डी ऑप्शन में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन को घटाने के लिए यहाँ पे C9 का भी यूज करते हैं हम लोग, जब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है तब। ठीक है, जिसकी चर्चा भी हम आपको करेंगे। चलिए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 पे विचार करते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है। अंकित मूल्य यहाँ पे दिया है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कहता है कि अंकित मूल्य है 12,000 रुपया। फिर बोलता है इसे क्लेरिसन सेल में 15% छूट पर बेचा गया। ध्यान देना है, अंकित मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 15% छूट का मतलब 85 रुपया में बेच रहा है। तब उसको 4% का हानि होता है। 4% का हानि का माय बाप होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। यहाँ पे 4% की हानि की बात कर रहा है, तो ये विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य निकालोगे तो उल्टा गुना कर दोगे 85 में। 4% हानि पर बेचने का मतलब 96% पर बेचना होता है। 96% का मतलब 96/100 का अगर उल्टा करोगे तो 100/96 कर देना होगा आपको। ठीक है, 100/96 कर देना होगा। ठीक है, या फिर इसको काटना है तो काट भी सकते हो तुम। ठीक है, 24 4 96 या 25 4 100, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर चाहो तो, है ना, ये हमारा निकल गया अंकित मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो। ठीक है, हमसे कहा कि अंकित मूल्य है 12,000 रुपया,
मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि 100 का वैल्यू हो गया 12,000 रुपया। तो हमसे पूछता है क्रयमूल्य क्या है, मतलब इसका मान पूछता है, मतलब 85 गुने 25 बटा 84 का मान क्या होगा। तो होगा 12,000 बटा 100 गुना 85 गुना 25 बटा 24। ऐसे चाहो तो 12 दूनी 24 आप काट सकते हो, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य बच जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 बार में, है ना। ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद इसको गुना करो, आपका आंसर आएगा। गुना करने का मन नहीं है तो, है ना, ऐसे 125 गुना 85 करोगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सीधा सीधी C9 कंसेप्ट लगा सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ 9 मेथड, मतलब सिंगल डी निकाल के। ठीक है, ये भी सीखते जाना है, ये भी आपको बहुत काम करेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, देखो कैसे लगाते हैं, आप गुना करके आंसर निकाल लीजिएगा। हम यहाँ पे लगाते हैं, है ना। यहाँ पे A B C और D 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा में देखा जाए, पहला है 10 200, 10 200। दूसरा ऑप्शन आपका है 10 625। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 11 2 पर 00। ठीक है, अगला है 10,272। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करो कैसे बनाएंगे। तो पहला तरीका तो दोस्तों यहाँ पे हम गुना कर लेंगे, तीनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर 5 25 25 से अंतिम में 5। ध्यान देना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे केडी कंसेप्ट भी लगाना है आपको, C9 भी लगा कर आप देख सकते हो। यहाँ पे गुना हम पूरा क्यों करें, गुना करने में ऐसा खासा वक्त ले जाएगा। इकाई को गुना करो, 5 25 5 5 25 अंतिम में 5, मतलब इसका जो भी गुणनफल आएगा उसका अंतिम में क्या आएगा, 5 आएगा। सिर्फ अंतिम में 5 किसका है, बी का है। ठीक है, अतः बी मेरा उत्तर होगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन हम मन से बनाए हैं, है ना। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी आपके बीच में ला रहे हैं। जो भी हम टॉप 10 में लाते हैं वह एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, चाहे SSC CGL हो, मेन हो, है ना, MTS हो, ठीक है, या फिर रेलवे का हो, सारा एग्जाम का ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी गुना क्यों करें, 5 25 5 5 25 5 मेरा आंसर आ गया। दूसरा तरीका ऐसे भी आप निकाल सकता था, है ना। दूसरा तरीका ऐसे भी आप निकाल सकते थे, इसको C9 का यूज करके, C9 का यूज करके। वो कैसे करते, तो 8 5 13 13 मतलब 4 4 5 20 मतलब 2 2 7 14 मतलब 5, मतलब जिसका सिंगल डिजिट 5 आएगा वो आपका उत्तर होगा। इसका आ रहा है 3, इसका आ रहा है 7 2 9 मतलब 0 5, इसका आ रहा है 4, इसका आ रहा है 7 2 9 0 3, मतलब सिंगल डिजिट 5 सिर्फ और सिर्फ आ रहा है बी का, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों कैलकुलेशन को कमाने के लिए ये दोनों चीज को, डिविजिबिलिटी का भी कंसेप्ट रहना चाहिए और C9 का भी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उससे भी देख लेते हैं। मन उब रहा है तो थोड़ा सा बोल दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। और टॉप 10 में स्लो नहीं रहा जाता है। ठीक है, हम चूंकि जब फाउंडेशन बताते हैं तो स्लो ही एक एक बात को समझा कर बताते हैं, लेकिन टॉप 10 में हम 10 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, तो स्पीड नहीं रहेगा तो आप भी उब जाइएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कहता है किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया है। ध्यान देना है, ये 2 वर्ष का CI की बात किया है, 250 रुपया, 250 रुपया, क्लियर। और उतनी ही धनराशि पर समान दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 3000। ध्यान देना है, 3 वर्ष का SI बोल रहा है हमको 3000, ये 3 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का अगर SI 3000 तो SI तो प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। इसका मतलब 1 वर्ष का SI कितना हुआ, 1000। 1 वर्ष का SI कितना हुआ, 1000। यहाँ पे 2 वर्ष का CI 250 है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वर्ष 1000 रुपया मिला होगा, क्योंकि पहला वर्ष चाहे SI का हो या CI का हो दोनों बराबर होता है। यहाँ से तुम पता कर चुका है कि पहला वर्ष SI 1000 रुपया, दूसरा वर्ष भी 1000 रुपया, तीसरा वर्ष भी 1000 रुपया, तब हुआ 3 वर्ष में 3000। तो पहला वर्ष का SI अगर 1000 है तो पहला वर्ष का CI भी 1000 ही रहा होगा। इसका मतलब दूसरा वर्ष का CI हो गया होगा 1050। तो कहीं ना कहीं यही 1000 रुपया का ब्याज हुआ होगा 1050। एक शून्य अगर हटा देते हो तो तुम कह सकता है
तुम कह सकता है कि 100 रुपया का ब्याज हुआ होगा 5 रुपया, इसका मतलब रेट हो गया 5%। रेट हमारा 5%। फिर से समझिएगा यहाँ पे, चूंकि 1000 रुपया पहला वर्ष का ब्याज हुआ, दूसरा वर्ष का 1050 रुपया हुआ, तो ये 50 रुपया जो ज़्यादा हुआ वो क्या हुआ, या 1000 का ब्याज हुआ, तो 1000 का 1 साल का ब्याज हुआ 50 रुपया, 1000 का 1 साल का ब्याज हुआ 50 रुपया। अगर ये शून्य को हटाओगे तो तुम कहोगे 100 रुपये का 1 साल का ब्याज हुआ 5, और 1 साल का जो ब्याज होता है 100 रुपये का, वही कहलाता है दर, मतलब मेरा दर हो गया 5%। जब दर हो गया 5% तो अब सिंपल सा फंडा है ना, 1 साल का एसआई 1000 रुपया है, तो 1 साल का आप एसआई प्रतिशत रूप में निकाल दो, तो 5% का वैल्यू हो गया 1000, तो मूलधन क्या है 100%, इसका ये 20 गुना, तो इसका 20 गुना तुम कर दो, 20 गुना करोगे तो हो जाएगा 20 पर 3 शून्य आंसर, मतलब 20,000। ऑप्शन देख लिया जाए, जो ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, दूध और पानी का अनुपात 2 बर्तन में कह रहा है कि 4:3 में है और 2:3 में है। ठीक है, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। जो मिश्रण हमारा प्राप्त हो उसको में 1 दूध और 1 पानी, मतलब आधा आधा हो जाए। तो देखो दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले इसकी जो मात्रा है उसको बराबर करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो देखो इसका योग है 7, इसका योग है 5, इसका योग है 2। ठीक है, मतलब इसमें हमें गुना कर लेना चाहिए 5 दूनी 10 से, इसमें गुना कर लेना चाहिए हमको 7 दूनी 14 से, और इसमें हमको गुना करने से इसको छोड़ दो तो 7 5 35 से। ठीक है, और यहाँ पे गौर से समझना, यहाँ पे 2 मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 1:1 हो जाए। यहाँ पे गौर से समझना है, 4:3, ये है 2:3, और जो मिश्रण चाहिए वो चाहिए हमको 1:1 में। तो यहाँ पे हम रूलर लिगेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब 2 अनुपात को मिलाने की बात हो तो किसी एक पर, चाहे दूध पर या पानी पर, रूल ऑफ लिगेशन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम किसी एक पर, मतलब दूध पर हम प्रयोग कर लेते हैं। तो 10 चौके 40 पहले का मिश्रण हो गया, दूसरा का मिश्रण 14 28, और जो मिश्रण चाहिए वो कितना होगा 35 का 35। चाहो तो तुम पानी पर भी कर सकता था, पानी पर करते तो हो जाता है ये 30, और ये होता 14 तिया 42, और मिश्रण चाहिए 35। ठीक है, यहां से भी आपका उत्तर वही आएगा 7, ये हो गया 5, 7:5 में मिलाना होगा। यहां से भी उत्तर आपका वही आएगा 7, ये हो गया 5, मतलब 7:5 में मिलाना होगा। मतलब जब 2 मिश्रण को कहे कि किस अनुपात में मिलाया जाए तो किसी एक के अनुपातिक भाग पर रूलर लिगेशन का प्रयोग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे दूध पर या पानी पर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप, 4/3, इसमें है दूध 2/5, अब मिश्रण हो जाएगा 1/2। यहाँ पे प्रयोग करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन भिन्न का कैलकुलेशन से थोड़ा सा माथा दर्द देने लगता है, इसलिए पहले इसका बराबर कर लीजिएगा। तो 10 चौके 40, 14 दूनी 28, 35 का 35, इस पर प्रयोग करना आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी शेष कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि ए और बी शेष कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य को, पूरा कार्य को जितना दिन में करता है वो उसका डेज कहलाता है, तो 7 दिन में शेष काम करता है। आगे बोलता है, संपूर्ण कार्य को पूरा करने में, हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही समाप्त हो गया, 37/100 भाग पहले ही समाप्त हो गया का मतलब यह हुआ कि अगर कुल कार्य उसके पास 100 था तो 100 में से 37 हो गया तो बचा कितना, 63। शेष कार्य कितना बच रहा था, 63। वही 63 कार्य को इसने कितने दिन में किया है, 7 दिन में किया है। तो सोचो, ये 63 काम को अगर 7 दिन में किया तो एक काम कितना में किया होगा, तो 63 और 7 मतलब 9 दिन में। और 7 दिन में 63 काम, तो एक दिन में क्या काम किया होगा, तो 9 काम। ये जो एक दिन का काम होता है वो कहलाता है इफिशिएंसी, एक दिन का काम।
ठीक है, एक दिन का काम होता है वो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर दिक्कत लगे तो कहता है कि 37/100 भाग काम पहले ही समाप्त हो गया था। 37/100 भाग का मतलब टोटल काम 100 था, उसमें से 37 समाप्त हो गया था, मतलब बच रहा था काम कितना, 63, जिसको ए और बी जो है 7 दिन में किया। कितने दिन में किया, 7 दिन में। अगर 7 दिन में वो 63 रसगुल्ला खाया तो एक दिन में 9 रसगुल्ला खाया होगा, और एक दिन में जितना काम करता है वही कहलाता है उसका इफिशिएंसी, मतलब एक दिन का काम, कार्य क्षमता। आगे बढ़िए, आगे यहां पे कहता है कि बी, ए द्वारा 5 दिन का काम, ए द्वारा 5 दिन का काम बी द्वारा 4 दिन के काम के बराबर है। 4 दिन के काम के बराबर है। हमेशा इफिशिएंसी जो होता है वो डेज का उल्टा होता है, मतलब ए और बी के बारे में अगर हम देखें इफिशिएंसी के बारे में, तो डेज का अनुपात है 5:4, तो इफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा 4:5। इसको जोड़ते हैं 5 और 9 तो 9 आ रहा है, इसका मतलब यही रेशियो में ए भी है। नहीं रहता तो 9 को, है ना, इस रेशियो में 4:5 में बांट देते, ए और बी का इफिशिएंसी आ जाती। लेकिन ये पहले से ही 4-5 है, मतलब योग 9 है, तो हमको बांटने की आवश्यकता नहीं है। बस यही हमारा क्वेश्चन हो गया। टोटल काम 100, ए करता है एक दिन में 4 काम, बी करता है एक दिन में 5 काम। आपको निकालना क्या है, देखकर उत्तर कर दीजिए। कहता है संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितना दिन लगेगा। तो सबसे तेज काम तो कर रहा है आपको कौन, बी, एक दिन में 5 काम, और टोटल काम है कितना, 100, क्योंकि लिखा है संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य कितना है, 100। तो सोचो एक दिन में करता है 5 काम है 100, तो कितने लगाएगा, 100/5 मतलब 20 दिन। बस ऑप्शन देख लीजिए, 20 दिन आपका पहला में है, अतः पहला आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कहता है, 7 नंबर का क्वेश्चन तो कहता है 7 नंबर का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 7.5 के पावर 3 + 1 बटा 7.5 के पावर 2 माइनस 6.5 बराबर भाट। और 4 ऑप्शन भी हमारे पास है, 2.75, दूसरा ऑप्शन है 9/5, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है 4.75, चौथा ऑप्शन है 8.5। ठीक है, अब यहां पे गौर करो, ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे बीच हम दे रहे हैं वो सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बनाओगे, तो पहला तरीका है कि हल करके भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन आए तो कुछ नहीं, तुम सिर्फ C9 मेथड लगा देना, कंसेप्ट ऑफ 9 मेथड, मतलब सभी को सिंगल डिजिट मान निकालकर ऑप्शन चेक कर लेना, आपका कैलकुलेशन बहुत बच जाएगा। देखो हम चेक करते हैं, पहले नीचे का क्रिया करना, क्योंकि नीचे 3 या 9 आता है तो उसको हमको हटाना पड़ता है। यहाँ पे देखो 7 5 12, 7 5 12, 12 का मतलब क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 मीन्स 0, ये आपका 0 हो गया, हटाओ। 6 5 11, 11 मतलब कितना हो गया, ये 2, 11 मतलब कितना हो गया 2, 6 5 11 मतलब 2, -2 का मतलब 7 होता है, -2 का मतलब जैसे ही माइनस में आता है तो 9 में से उसको 9 में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो -2 आ रहा है मेरा रिजल्ट, तो -2 का मतलब क्या हो जाएगा 7। 7 जब नीचे में आता है, 7 जब नीचे में आ रहा है तो ऊपर में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, 7 चौके 28। ठीक है, 28 का मतलब 10 मतलब 1, नीचे 1 हो जाएगा इसे। अब यहाँ पे गौर करो, तो 7 5 12 मतलब 3, 3 का करोगे 3 3 9, 9 3 27, 27 का मतलब 9 मतलब 0, तो ये आपका 0 आ गया, बच गया +1, 1 में 4 से गुना करोगे तो आ जाएगा 4, मतलब कहीं ना कहीं आपका सिंगल मान होगा 4। देख लो 4 किसका आता है ना, तो 9 मतलब 0, इसका आ रहा है 5, यहाँ पे नीचे 5 के ऊपर 2 से गुना करोगे, 9 में 0 आ जाएगा 2। ठीक है, 9 में 18, 9 मतलब 0 आ जाएगा। एक बार 9 आ जाता है तो कभी नहीं जाता है। आगे देखो 5 4 9 मतलब 0 आ गया, ये 7, ये आ गया 8 5 13 मतलब 4, आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन ज्यामिति से है। ठीक है, ज्यामिति का क्वेश्चन है 8 नंबर का। ये क्या कहता है कि O केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से, देखो यहाँ पे एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसका बाहरी बिंदु P से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। कहता O केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 बराबर स्पर्श रेखा PA और PB खींची जाती है, जो केंद्र P से 12 सेंटीमीटर दूर है।
यदि P केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है, मतलब इसकी दूरी जो है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपको पता है केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो हम त्रिज्या खींचते हैं वो लंब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसके बाद आगे देता है कि इन दोनों स्पर्श रेखा के बीच 120 का कोण बनता है, मतलब ये पूरा 120 का अगर है तो आपको याद होनी चाहिए ये कितना कितना का होगा, 60 का होगा। चलो किसी एक को लेकर चलो इसी को लेकर चलते हैं। यह तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज अगर ये 60 हुआ तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 30। आपको पता है 30 के सामने वाली भुजा 1 होता है और 90 के सामने वाली भुजा 2 होता है। तो अगर 2 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं घातांक करने का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको भी देख लिया जाए। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है 9 में। x बराबर a, फिर यहां दिया है b, लेकिन यहां पे घनमूल है, फिर आपका है a, फिर घनमूल करके दिया है b डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है। तो x का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बनाइएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, मतलब वर्गमूल है, तो दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। स्क्वायर करेगा तो ये वाला हट जाएगा आपका, तो बच जाएगा घनमूल किसका, b a, फिर तीसरा मूल हो जाएगा b का डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे q आ गया, इसको हटाना होगा, घनमूल है तो हटाने के लिए 3 दोनों ओर डालना होगा। तो 3 इस पर घाट डालेगा तो हो जाएगा 6, इस पर डालेगा तो ये वाला हट जाएगा, अबर तो बच जाएगा। ओह, इसके आगे तो ये एक रह न गया था, छूट गया है, ई वाला ए दे। अगर ये हट जाएगा तो हो जाएगा ए बी, इस प्रकार से अंडर रूट ए, फिर हो जाएगा क्यू बी, फिर हो जाएगा अंडर ए, फिर अंडर क्यू बी, इस ढंग से चलते रहेगा ये। ठीक है, इसको आपने क्या बोला है, इसको आपने बोला है x, मतलब यह मान है आपका x, तो आपका हो गया x के पावर 6 बराबर ए बी एक्स। ठीक है, और अगर इसको हल करिएगा, ठीक है, तो x को इधर लाइएगा तो हो जाएगा x के पावर 5 बराबर ए बी, सॉरी यहाँ पे q किए थे ना, तो यहाँ पे जब दोनों ओर q किए तो ये तो हो गया 6, इसका पावर 3 रह ना जाएगा, ये 3 होगा ना, यहाँ पे छूट रहा था ये। ठीक है, ये होगा। अब x का मान आपका हो जाएगा, जब ये पावर को फेंकिएगा तो यहाँ पे चला जाएगा a क्यू बी। देख लीजिए ऑप्शन कौन में है, a क्यू बी का 5वां मूल, a क्यू बी का 5वां मूल डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के सेशन का आखिरी और 10वां क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी और 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो हमें बताना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, नहीं कॉट स्क्वायर बीटा है, इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये दोनों में अल्फा अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अगर ऐसा दिखाई दे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अल्फा बीटा का मान पुट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कॉस कॉट है, अल्फा बीटा का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, तो क्यों ना हम 45 इसका भी ले लें, 45 इसका भी ले लें, 45 में 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन 45 की बात करें तो उसका होता है 1/√2, 1/√2 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2, मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे कॉट 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो 1 का 1 2, और यहाँ पे भी इसका 1 हो जाएगा, तो 1 में से माइनस है, नहीं प्लस है, ओह प्लस, ये टेन है जी, तब भी टेन का भी मान 1 ही होता, तो 1 है 1 2। अब इसको आप हल करिएगा तो हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 गुना 2 गुना 2, 2 से 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपका आंसर, 1 ऑप्शन नंबर ए में, जो आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 10 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन
आप लोग के अनुसार स्टैंडर्ड का हम क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड आपको हम बढ़ाते नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि आप इसको देखिएगा भी और समझ गए, दोस्तों में शेयर करिएगा भी। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, ये भी खुशखबरी है कि आप अगर पूरा कोर्स चाहते हैं मेरा, तो इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं KTCclasses.com, ठीक है। इस पे आप जाएंगे तो हमारा सारा मैथ रीजनिंग का क्लास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। KTCclasses.com को आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑल कोर्स के लिए। तो दोस्तों बस इसके साथ आपको विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि फिर मिला है आपसे आगे। ओके, बाय बाय।